नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 4 दिसंबर 2020 है, दिन है फ्राइडे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। सारी इंफॉर्मेशन आपको testiq.in पर से मिल जाएगी। इसमें आपको 40 टेस्ट मिलेगी और फिलहाल 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है, लेकिन ये 14 दिसंबर तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज ही विजिट करें testiq.in। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। लेक्चर की पीडीएफ को भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक है लोन रिकास्ट विंडो। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट ये है कि केवी कामत कमेटी ने जो लोन रिकास्टिंग के लिए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो एक डेडलाइन रखी है दैट इज 31 दिसंबर 2020, इसको एक्सटेंड करके आप 3 महीने इसको एक्सटेंड कर दीजिए और इसकी डेडलाइन रख दीजिए 31 मार्च 2021। अब प्रश्न यह है कि आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की है। उसके पीछे रीज़न यह है क्योंकि ये जो आईबीए हैं उन्होंने जो बोरोवर्स हैं उनके अकाउंट की जो सिचुएशन है उसको आज भी thoroughly वो assess नहीं कर पाए हैं। Read the line here के bankers have told the regulator that they haven't been able to assess borrower cash flows कि borrowers जो हैं उनकी situation क्या है, उनका कैश फ्लो कितना है, कितने पैसे उनको कब मिलेंगे, कितने पैसे उनको देने हैं, राइट। तो पूरे अकाउंट को लेकर जो क्लैरिटी है वो आज भी उनके पास इसीलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मोराटोरियम और जो लोन मोराटोरियम है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट वेवर है, इसको लेकर जो केस जो है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और बहुत सारे बोरोवर्स जो हैं जिन्होंने बैंक से पैसे लिए हैं, बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने बैंक से पैसे लिए हैं, उनका मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो उनके फेवर में रहेगा, उनके हित में रहेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बोरोवर्स के हित में रहता है तो फिर बहुत सारी अमाउंट उनको पे करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो फिर उनको लोन रिकास्ट की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो दिस इज द मेन पॉइंट। यहाँ पर यही एक मेन पॉइंट है कि इसी वजह से आईबीए ने आरबीआई को ये कहा है कि आप इसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दीजिए। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि क्रिसिल की स्टडी ये कहती है कि 99% जितनी कंपनीज जो हैं उनको ये वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि फिलहाल हमारी इकोनॉमी को आप देखें, पहले तो बिजनेस सेंटिमेंट देखिए काफ़ी पॉजिटिव है। इकोनॉमी को देखें तो अपने पैरों पर धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो खड़े होने लगी है। तो जो लॉकडाउन और उसके बाद की जो सिचुएशन लगती थी कि इकोनॉमी बर्बाद हो गई और एक बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन फेस्टिव सीज़न और गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो फटाफट बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ का बिजनेस जो है वो नॉर्मल होते जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है, तो अब उनको लोन रिकास्ट की आवश्यकता नहीं होगी। तो सिर्फ 1% कंपनीज़ के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। लेट आईबीए हैव इनफ टाइम। आईबीए को पर्याप्त वक्त मिलना चाहिए ताकि वो थरोली चीज़ों को एनालाइज कर सके। दूसरा टॉपिक है ईवी के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने कई बार अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर जो दूसरे आपके स्टूडेंट्स, को स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनके साथ ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन की होगी कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उनको हम कैसे और ज़्यादा फेमस या फिर एक्सपांड कर सकते हैं। तो एक तो यह है कि ऑटो मेकर्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाएं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है रिचार्ज। आप बैटरी कैसे रिचार्ज करेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है प्राइस। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है और वो ये है कि अमेज़ोन जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है और अमेज़ोन का कहना ये है, फ़िलहाल अमेज़ोन
के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि अमेज़ॉन अपने फ्यूचर के जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं वो ईवी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल ही किया जाएगा फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। महिंद्रा इलेक्ट्रिक और काइनेटिक ग्रीन ये कस्टमाइज्ड ईवीज पैदा करेंगे अमेज़ॉन के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेज़ॉन सिर्फ व्हीकल्स को ही नहीं खरीदेगा, खबर ये भी आ रही है कि अमेज़ॉन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी करेगा इन कंपनीज में, ताकि उनको एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड और एक नया क्षेत्र में भी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं अमेज़ॉन जो है वो कर रहा है। ये खबर जो है वो इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि दिस इज़ ए न्यू स्टार्ट। बहुत सारे लोग शायद इसको नोटिस भी नहीं करेंगे, बट मैं इसको देख रहा हूँ कि अगर अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगेगी तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें समझी सोची होगी। तो दूसरी भी कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हैं, फिर जो लोकल बहुत सारी ऐसी, फॉर एग्जांपल रिलायंस मार्ट आ रहा है, देन वी हैव स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा। तो जितने भी डिलीवरी के साथ जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, पोस्टल सर्विस, भारत का जो पोस्ट ऑफिस है वो जितने भी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के बिजनेस जो हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट कंपनीज हों, धीरे धीरे करके ये अमेज़ॉन ने जो शुरुआत की, अगर अमेज़ॉन यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस इनके फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर इसको थोड़ा इम्प्रूव करके कस्टमाइज करके यूज़ करेंगे। तो दैट विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर ईवी। सिर्फ गवर्नमेंट या फिर कंपनीज नहीं, लेकिन ऐसी कंपनीज जो कार मैन्युफैक्चरर हैं सिर्फ वो नहीं, लेकिन यूज़र्स जो हैं अगर कोई स्टेप लेते हैं तो उससे भी ये ईवी जो है उसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा, ईवी सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फ़िलहाल पायलट बेसिस यानी कि ट्रायल बेसिस पर कुछ ऐसे मॉडल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं। कस्टमाइज्ड व्हीकल्स जो हैं वो महिंद्रा और दूसरी कंपनी अमेज़ॉन के लिए बना सकती हैं। ई कॉमर्स मेजर जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि पेलोड कैपेसिटी 500 से 600 किलोग्राम हो, 150 किलोमीटर जितनी इस व्हीकल की रेंज हो, बैटरी की रेंज हो, और टॉप स्पीड जो है ये 50 किलोमीटर जितनी हो। तो सिटी और सोसाइटीज़ में लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ये व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर खबर है, पीयूष गोयल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, 24 इंडस्ट्रीज 30 मिलियन जॉब्स। उन्होंने ये बताया है कि भारत सरकार ने 24 ऐसी इंडस्ट्री सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जो हर साल 20 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं और 3 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब्स प्रोवाइड कर सकती हैं। ये क्षेत्र हैं ड्रोन्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इक्विपमेंट, सिरामिक्स एंड ग्लास, एथेनॉल, रेडी टू ईट फूड, एल्यूमिनियम, जिम इक्विपमेंट, टॉयज़ एंड स्पोर्टिंग गुड्स। ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं वो हम कहाँ से मंगवाते हैं? चाइना से। अब सरकार चाहती है कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पैदा करें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हरदीप सिंह पुरी साहब ने ये बताया है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत का शेयर जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में ये सिर्फ 1.8% है और हमारा टारगेट है कि हम इसको 3% तक लगभग इसको डबल कर दें। और ये तब हो पाएगा जब हम हाई टेक और हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे देश में पैदा करेंगे। पीयूष गोयल साहब ने यह भी बताया कि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट और जीडीपी की साइज 5 ट्रिलियन करना 2024 तक, राइट, ये बोथ टारगेट्स जो हैं ये डूएबल हैं। फिर बात करें एक्सपोर्ट काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब यह है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, ट्रक कवर्स हैं, मार्की टेंट्स हैं, राइट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है। और सरकार ने यह तय किया है कि अब एक प्रपोजल है, इंडस्ट्रीज से ये प्रपोजल मांगा है सरकार ने कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, इसको एक ईपीसी फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल को क्रिएट किया जाए ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड
को प्रमोट कर सके, ये टेक्निकल टेक्सटाइल का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रमोट कर सके। पिछले महीने कैबिनेट ने 1683 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है और इसमें मैनमेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल को सपोर्ट करने की बात है। इसके साथ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अंडरटेकन ए 1480 करोड़ रुपीज़ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM to improve penetration level of technical textile in the country, which has a 4-year implementation period from 2020-21 to 2023-24। ये NTTM जो है इसमें सरकार ने 1480 करोड़ रुपीस रखे हैं इसके लिए, और इसका लक्ष्य क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो हमारे देश में और ज़्यादा एक्सपांड हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है महिला की, ये है हुआवे कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इनका नाम है मेंग वेंजाओ। एक और चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, अगर आप उनके इस पैर को देखेंगे तो यू कैन सी हियर कि उनके पैर में कुछ हैं, राइट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो पुलिस लगाती है जब आप एक प्रकार से हाउस अरेस्ट जैसे सिस्टम है, तो ये आपको पहना दिया जाता है और आपको आप यहाँ से वहाँ एक फ़िक्स एरिया जो है आपको कहा जाता है कि इस एरिया के बाहर आप नहीं निकल सकते। तो ये जो है उनको पहनाया गया है क्योंकि 2018 में, आज से एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन 1-2 दिन प्लस माइनस हैं, लेकिन ऐसा ही टाइम पर दिसंबर की ही बात थी जब मेंग वेंजाओ को कनाडा में अरेस्ट किया गया था। वो वैंकूवर एक प्लेन से दूसरे प्लेन में बैठ रहे थे और उनको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि USA ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मिस मेंग हैं उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें उनको बेची, कुछ सर्विसेज ईरान को प्रोवाइड की। स्काईकॉम नाम की एक कंपनी तैयार की गई और इस कंपनी ने, हुआवे ने इस कंपनी को, और इस कंपनी ने ईरान को गुड्स और सर्विसेज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। तो USA का जो कानून है, USA का जो एक सैंक्शन है ईरान के ऊपर, उसको वायोलेट किया है मिस मेंग ने, और इसीलिए उनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया। अब खबर ये आ रही है कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो हैं वो उनको वापस चाइना भेजने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन ये रखी है कि इनको मानना पड़ेगा कि इन्होंने गलत कुछ किया है, उन्होंने यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये आपको मानना पड़ेगा। वैसे बैंक का कहना यह है कि उन्होंने कोई भी चीज़ गलत नहीं की है और उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है, ये पॉलिटिक्स की वजह से। चाइना और USA के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो ये इश्यू, ये ट्रेड वॉर का शिकार जो है वो उनको बनाया जा रहा है। फ़िलहाल वो वैंकूवर में हैं, उनको बेल मिल चुकी हैं और वैंकूवर में उनका घर भी है, तो वो वैंकूवर सिटी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, ऐसा एक रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना ने कनाडा के 2 सिटीजन्स को अरेस्ट किया है, एस्पियोनाज यानी कि खुफिया, ये स्पाइंग एक्टिविटीज़ जो कहते हैं, जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को, कनाडा के 2 लोगों को अरेस्ट किया है। तो आपने मिस मेंग को अरेस्ट किया तो वहाँ पर चाइना ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो ये इस प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ये जो हुआवे के CFO हैं उनकी बात नहीं है। It is more about a technological war between USA and China. That's everything from my side, dear friends. अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो we have launched a smart course as well. 14 दिसंबर तक नो कॉस्ट EMI की ऑफर चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। I will see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।